नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फिफ्थ वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टर्म्स याद भी करा दूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे डेनोटेशन और कॉनोटेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दोनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। डेनोटेशन का मतलब क्या होता है? किसी वर्ड के प्राइमरी, डिक्शनरी या डायरेक्ट मीनिंग को हम क्या कहते हैं? डेनोटेशन कहते हैं। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे? बहुत इजीली आपको याद होगा। देखो, डेनोटेशन भी डी से स्टार्ट हो रहा है और डिक्शनरी मीनिंग ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बहुत इजीली एसोसिएट कर लेंगे कि डेनोटेशन का मतलब डिक्शनरी मीनिंग की बात होगी और कॉनोटेशन क्या होगा? एसोसिएट मीनिंग या सेकेंडरी मीनिंग की बात होगी। तो दोनों बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो प्राइमरी मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग को हम डेनोटेशन कहते हैं। जैसे डॉग है, तो डॉग का जो डिक्शनरी मीनिंग होगा वो क्या होगा? एन एनिमल दैट मेनी पीपल कीप एज अ पेट। और ऐसे ही डोव का जो डिक्शनरी मीनिंग होगा वो क्या होगा? ये जो है पिजन फैमिली की एक प्रकार की बर्ड होती है। तो ध्यान रखना, डॉग और डोव ये दोनों जो है यहाँ पे एज अ डेनोटेशन की तरह यूज हुए हैं। अब हम बात करेंगे कॉनोटेशन। तो कॉनोटेशन ये क्या होगा? किसी वर्ड के सेकेंडरी या एसोसिएट मीनिंग की बात करेगा। जैसे डॉग है, डॉग का एक मतलब तो एज अ पेट एनिमल हो गया और दूसरा डॉग का मतलब क्या हुआ? सैमलेस। किसी निर्लज व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? डॉग कहा जाता है। कोई अगली फेस वाला होता है, एज ए अब्यूजिंग वर्ड की तरह उसको भी कई बार डॉग कह दिया जाता है, जो कि गलत है। ऐसे ही डोव, डोव का जो प्राइमरी मीनिंग होगा वो क्या होगा? अ बर्ड ऑफ अ पिजन फैमिली। और डोव का जो सेकेंडरी मीनिंग होगा, तो डोव को जो है एज अ सिंबल ऑफ पीस की तरह भी यूज किया जाता है। तो जब डोव को जो है एज अ सिंबल ऑफ पीस की तरह यूज किया जाएगा, तो डोव का यहाँ पे सेकेंडरी मीनिंग या एसोसिएट मीनिंग की बात हो रही है। तो डेनोटेशन में क्या होता है? किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग या प्राइमरी मीनिंग की बात होगी। और कॉनोटेशन में क्या होगा? उसी वर्ड के सेकेंडरी या एसोसिएट मीनिंग की बात होगी। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायोकपी और डाइकोटमी। दोनों की प्रोनाउंसिएशन को भी आपको ध्यान से सुनना है, डायोकपी और डाइकोटमी। डायोकपी क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जो ग्रीक वर्ड थाइकोप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कट इनटू टू। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कोई राइटर कोई वर्ड या फ्रेज का यूज करेगा और उसको रिपीट भी करेगा, लेकिन दोनों के बीच में कोई एक इंटरवेनिंग वर्ड आ जाएगा। आप इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे टू बी और नॉट टू बी। यहाँ पे देखो, टू बी भी यूज हुआ है, फिर टू बी यूज हुआ है, रिपीट हुआ है, लेकिन बीच में और नॉट से इसको इंटरप्ट किया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? डायोकपी। पूरी बात समझ में आ गई? डायोकपी ग्रीक वर्ड थाइकोप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कट इनटू टू। इसमें क्या होता है? इसमें कोई वर्ड या फ्रेज जो है रिपीट होगा, लेकिन बीच में जो है कोई इंटरवेनिंग वर्ड आ जाता है। बात समझ में आ गई? इपिजेयोक्सिस ये भी एक टर्म्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक बार सुन लेना है। इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई फ्रेज या फिर कोई वर्ड बार बार रिपीट होगा, लेकिन बीच में कोई इंटरवेनिंग वर्ड नहीं आएगा। इसको एग्जांपल से समझिए। थ्रेटन मी ऑल यू वांट, आई वोंट डू इट, आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। देखो, बार बार ये रिपीट हुआ है, लेकिन बीच में कोई भी इंटरवेनिंग वर्ड नहीं आया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एपिजेयोक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइकोटमी। डाइकोटमी ये ग्रीक वर्ड डाइकोटोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू। इसके पहले अभी अभी हम लोगों ने बात किया था डायोकपी, जो कि ग्रीक वर्ड थाइकोप से लिया गया था, जिसका मतलब होता था टू कट इनटू टू। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइकोटमी, ये ग्रीक वर्ड डाइकोटोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू। देखो, डाइकोटमी क्या होता है? ये कंट्रास्ट होता है दो चीजों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दो आइडियाज आएंगे, खास करके दो अपोजिट आइडियाज आएंगे, जैसे कि वॉर एंड पीस, लव एंड हेट, गुड एंड इविल, ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरह के अगर थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, तो यानी आपके माइंड में क्या है? डाइकोटमी है। और इस तरह के डिवाइस का यूज राइटर जानबूझकर अपने राइटिंग में करता है, ताकि स्टोरी में क्या बना रहे? एक टेंशन और सस्पेंस कंटिन्यू बना रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों को ध्यान से समझना है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। इसमें क्या होगा? ह्यूमन के ट्रेड्स या क्वालिटीज को गॉड को दिया जाएगा, या फिर जो है एनिमल को दिया जाएगा। मॉर्फिज्म में क्या होगा? इसमें एनिमल
ध्यान रखना, जो रिलेटेड टू एनिमल, तो इसमें एनिमल की ट्रेट्स या क्वालिटीज को किसको दिया जाएगा, गॉड को दिया जाएगा, या फिर किसको दिया जाएगा, ह्यूमन को दिया जाएगा। पूरी बात समझ में आ गया। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन की क्वालिटीज को या तो गॉड को दिया जाएगा या फिर एनिमल को। जूमॉर्फिज्म, जू का मतलब इट इज रिलेटेड टू एनिमल, तो एनिमल की क्वालिटीज को या फिर गॉड को दिया जाएगा या फिर ह्यूमन को दिया जाएगा। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, गॉड इन दोनों में कॉमन है। तो देखो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या होगा, इसमें ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस, इंटेंशंस को नॉन ह्यूमन एंटिटीज जैसे कि एनिमल या गॉड को दे दिया जाएगा। इसका दो एग्जांपल आपको याद रखना है, लेविस कैरोल का एडवेंचर्स इन वंडरलैंड और रुडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक। ये जो है बेस्ट एग्जांपल है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का। अब हम बात करेंगे जूमॉर्फिज्म, ये भी आपको अच्छे से पता है। जूमॉर्फिज्म में क्या होगा, ये एक लिटरेरी टेक्निक होती है। इसमें एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स को किसको दे दिया जाता है, ह्यूमंस या गॉड्स को दे दिया जाता है। एग्जांपल से समझिए, इन द शैडो ऑफ योर विंग्स आई यूज्ड टू रिजॉइस, ये लाइन जो है बाइबल से ली गई है। तो राइटर यहाँ पे जो विंग्स का यूज किया है, ये कोई बर्ड के विंग्स के लिए यूज नहीं किया है, लेकिन ये गॉड के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे देखो राइटर ने विंग्स का यूज करके किसकी तरफ इशारा किया है, गॉड की तरफ इशारा किया है, और यही क्या होता है, जूमॉर्फिज्म होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टॉटोलॉजी, पेरिफ्रेसिस, सर्कमलोक्यूशन और प्लीनोसम। ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। उन अंतर को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब इनसे प्रश्न आ जाते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारे टर्म्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी जो होता है एक सुपरफ्लुअस रिपीटेशन होता है, अननेसेसरी रिपीटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, सेम सेंस या सेम मीनिंग बताने के लिए दो अलग शब्द, फ्रेज या एक्सप्रेशन का यूज होगा। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें सेम चीज बताने के लिए दो अलग अलग शब्द का यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे देखो द चिल्ड्रेन गैदर्ड इन अ राउंड सर्कल। तो देखो राउंड और सर्कल, राउंड का मतलब भी गोला होता है और सर्कल का मतलब भी गोला होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो एक ही शब्द के लिए दो वर्ड का यूज हुआ है, और ये सिर्फ किसमें होता है, टॉटोलॉजी में होता है। ऐसे ही देखो, दे अराइव्ड वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन। तो देखो सक्सेशन का मतलब ही क्या होता है, वन आफ्टर अदर। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड एक ही चीज को बताने के लिए यूज हुआ है, और ये किसमें होगा, सिर्फ टॉटोलॉजी में होगा। तो पूरी बात समझ में आ गया। टॉटोलॉजी में क्या होगा, सेम चीज कहने के लिए दो अलग अलग शब्द आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पेरिफ्रेसिस का सिनोनिम बताइए, तो कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, सर्कमलोक्यूशन करेक्ट होगा, ना कि टॉटोलॉजी या प्लिनोसम। ये आपको ध्यान में रखना है। पेरिफ्रेसिस क्या होता है, ये राइटिंग की एक स्टाइल होती है जिसमें राइटर इनडायरेक्ट तरीके से कोई चीज को एक्सप्रेस करेगा। तो देखो जब भी कोई चीज को आप इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको जो है नंबर ऑफ वर्ड्स का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और वही चीज सर्कमलोक्यूशन होता है। सर्कमलोक्यूशन में राइटर क्या करता है, कोई चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो टू मेनी वर्ड्स का यूज करेगा, यानी बहुत सारे शब्दों का वो क्या करेगा, यूज करेगा, किसमें, सर्कमलोक्यूशन में। ठीक है। ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग या फिर राइटिंग होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर राइटर को स्मार्टर लिखना है, तो वो स्मार्टर लिखने के बजाय क्या लिखेगा, मोर इंटेलिजेंट लिखेगा। या फिर उसको मैरी लिखना है, तो मैरी की जगह पे वो लिखेगा होली मदर ऑफ जीसस लिखेगा। और ऐसे ही अगर उसको आइडल लिखना हो, तो फिर वो क्या लिखेगा, आई एम गोइंग टू। तो ये क्या है, ये पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लीनोसम। प्लीनोसम में भी कोई राइटर अननेसेसरी एडिशनल वर्ड्स या फ्रेज का यूज करेगा। ठीक है, नीडलेस रिपीटेशन होगा, कोई जरूरत नहीं होगी, फिर भी राइटर क्या करेगा, कुछ वर्ड या फ्रेज को रिपीट करेगा। प्लीनोसम को एग्जांपल से समझते हैं। एट दिस मोमेंट इन टाइम, तो यहां पे देखो एट दिस मोमेंट कहने पे पूरी बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे इन टाइम एडिशनल वर्ड का यूज किया है। ऐसे ही देखो किक का मतलब ही होता है पैर से मारना, तो राइटर ने यहाँ पे देखो एडिशनल वर्ड फीट का यूज किया है। ऐसे ही देखो सी का मतलब ही होता है आंखों से देखना, लेकिन यहाँ पे फिर आइज का भी राइटर ने यूज किया हुआ है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, प्लेनोजम में होगा, जो अननेसेसरी एडिशनल वर्ड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूलॉजी, इनकॉमियम और पैनिजाइरिक। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है और तीनों आपस में सिनोनिम है, ध्यान से समझना है। यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी जो है किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसकी प्रशंसा में जो स्पीच बोला जाता है या जो राइटिंग लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूलॉजी। ठीक है, ये एक ऐसा स्पीच या राइटिंग होती है जो किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी प्रशंसा में जो स्पीच बोला जाता है या जो राइटिंग लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूलॉजी कहते हैं। इनकोमियम और पैनिजाइरिक ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड हैं। ये क्या होते हैं, ये जो दोनों वर्ड हैं ये किसी व्यक्ति या किसी चीज की प्रशंसा में लिखा जाने वाला कोई पीस ऑफ राइटिंग होगा या बोला जाने वाला कोई स्पीच होगा। इनकॉमियम और पैनिजाइरिक ये देखो यूलॉजी से थोड़ा डिफर करता है, क्यों, क्योंकि इनकॉमियम जो है किसी व्यक्ति या किसी चीज दोनों की प्रशंसा में लिखा जाने वाला राइटिंग या बोला जाने वाला स्पीच होता है, जबकि यूलॉजी किसी डेड की जो है प्रशंसा में लिखा जाने वाला कोई राइटिंग या बोला जाने वाला स्पीच होगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूफोनी, यूफिज्म और यूफेमिज्म। तीनों टर्म्स काफी सिमिलर है, काफी कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझना है। इन तीनों टर्म्स के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूफोनी। यू का मतलब होता है प्लेजेंट और फोनी का मतलब होता है साउंड। तो यूफोनी का मतलब हो जाएगा प्लेजेंट साउंड या स्वीट साउंड। बात समझ में आ गई। और यूफोनी कैसे क्रिएट किया जाता है, किसी भी वर्ड में लॉन्ग वावेल्स या सॉफ्ट कॉन्सोनेंट का यूज करके यूफोनी क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे देखो लेजर है, तो लेजर में देखो यहाँ पे लॉन्ग वावेल का यूज हुआ है, और बजिंग में देखो यहाँ पे जो है सॉफ्ट कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है। तो यूफोनी क्या होता है, प्लेजेंट या स्वीट साउंड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूफिज्म। यूफिज्म क्या होता है, एन आर्टिफिशियल हाईली एलॉबरेट वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग को हम क्या कहते हैं, यूफिज्म कहते हैं। ध्यान रखना, ये यूफेमिज्म नहीं है, ये यूफिज्म है। आडंबर युक्त लिखने या बोलने की शैली को हम क्या कहते हैं, यूफिज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो टर्म्स है कहां से आया है, ये जॉन लिली के प्रोज रोमांस यूफीज और एनाटॉमी ऑफ विट से ये टर्म्स लिया गया है। मान लो रिसेंटली किसी व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको फायर्ड कर दिया जाता है उसकी जॉब से, तो फिर वो इस समय क्या है, अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर उसको किसी को जवाब देना हो यूफिज्म में कि मैं इस समय अनएम्प्लॉयड हूं, तो वो ये बोलेगा आई एम बिटवीन द जॉब्स। क्या बोलेगा, आई एम बिटवीन द जॉब्स, यानी एक जॉब से मुझे निकाल दिया गया है और दूसरी जॉब की मैं तलाश में हूँ। ठीक है, तो वो सीधे सीधे अनएम्प्लॉयड कहने के बजाय वो क्या बोलेगा यूफिज्म में, आई एम बिटवीन द जॉब्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच में भी अच्छे से पढ़ा था। इसमें क्या होता है, डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नेम दे दिया जाता है। मान लो किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए बोला जाएगा ही हैज पास्ड अवे। कोई झूठ बोल रहा है तो उसके लिए बोला जाएगा टेलिंग अ फेरी टेल। और गॉड्स के उन्स के लिए क्या बोला जाएगा, जाउंट्स बोला जाएगा। तो यूफेमिज्म में क्या होगा, डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नेम दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपिथेट, एपिटाफ, एपिग्राफ, एपिलॉग। ये सारे टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टर्म्स के देखो नेम सिमिलर हैं लेकिन इन सब की मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिथेट की। एपिथेट क्या होता है, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ठीक है, या कोई फ्रेज होता है जिसका यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर या किसी चीज के इंपॉर्टेंट क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, एपिथेट क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, तो ये फादर ऑफ नेशन क्या है, ये एपिथेट है और किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए। तो एपिथेट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो टूम पर लिखा जाता है, मकबरे पर लिखा जाता है या कब्र पर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो एपिटाफ बीच में आपको टी साउंड आ रहा है और टूम में भी देखो आपको टी साउंड आ रहा है, तो आपको एसोसिएट करना है। एपिटाफ जब भी बात आएगी तो ये ऐसे वर्ड को रेफर किया जाएगा जो टूम पर लिखा जाएगा, अब ये आपको कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एपिग्राफ। एपिग्राफ कोई कोटेशन होगा या फिर कोई मोटो होगा जिसका यूज
किसी बुक, चैप्टर या पोएम के बिगिनिंग में किया जाता है। और ये जो एपिग्राफ होता है वो ये बता देता है कि बुक या चैप्टर या पोएम की थीम क्या होने वाली है। एक तरह से एपिग्राफ रीडर्स को इशारा देता है कि उस बुक या उस चैप्टर की थीम क्या होने वाली है। तो ध्यान रखना, एपिग्राफ क्या होता है? ये कोई कोटेशन होता है जो किसी बुक या चैप्टर की बिगिनिंग में लिखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? ये किसी भी रिटन वर्क का कंक्लूडिंग सेक्शन होता है। यानी किसी प्ले या किसी भी वर्क के लास्ट में क्या आता है? एपिलॉग होता है। ये एक स्पीच होती है, ठीक है। और खास करके विलियम शेक्सपियर, डॉक्टर जॉनसन के एज में कुछ ऐसे प्लेस थे जिसमें एपिलॉग का यूज किया गया था। और एपिलॉग में क्या होता है? इसमें कोई एक सिंगल कैरेक्टर होता है, वो ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है और उनको यही बताता है कि स्टोरी जहां पे एंड होती है उसके बाद की स्टोरी क्या होती है। तो एपिलॉग क्या होती है? एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो किसी भी प्ले के लास्ट में बोली जाती है। विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस हैं जिसमें एपिलॉग का यूज किया गया है, जैसे द टेम्पेस्ट, इसमें एपिलॉग प्रॉस्पेरो के द्वारा बोली जाती है। एज यू लाइक इट, इसमें एपिलॉग रोजलिंड के द्वारा बोली जाती है। किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी इपिलॉग का यूज किया गया है, इसमें डांसर के द्वारा इपिलॉग बोला जाता है। और हेनरी एट्थ में भी विलियम शेक्सपियर ने इपिलॉग का यूज किया गया है। कैसे याद करेंगे इपिलॉग? ये किसी प्ले के लास्ट में आती है, बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो, इपिलॉग किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो ई को आपको एसोसिएट करना है एंड से, यानी इपिलॉग किसी भी प्ले के लास्ट में आती है। अब ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोलॉग। तो प्रोलॉग जो है एपिलॉग का जस्ट अपोजिट होता है। एपिलॉग में क्या होता था? ये कोई स्पीच होती थी जो किसी प्ले के लास्ट में आती है। और प्रोलॉग क्या होगा? ये किसी प्ले, स्पीच या किसी भी लिटरेरी वर्क के बिगिनिंग में आएगा। आसानी से आपको याद होगा। देखो, प्रो को आपको एसोसिएट करना है प्री से, यानी प्रोलॉग किसी भी प्ले के बिगिनिंग में यूज होने वाला एक स्पीच होता है। विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस हैं जिसमें प्रोलॉग का यूज किया गया है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, पैरिकल्स और हेनरी एट्थ। ये 6 ऐसे प्लेस हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर ने प्रोलॉग का यूज किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इपिथैल्मियम और प्रोथैल्मियम। दोनों को ध्यान से समझना है। इपिथैल्मियम क्या होता है? ये कोई सॉन्ग या पोएम होता है जो शादी के अवसर पर लिखा जाता है। ध्यान रखना, शादी के अवसर पर लिखे जाने वाले सॉन्ग या पोएम को हम क्या कहते हैं? इपिथैल्मियम कहते हैं। एडमंड स्पेंसर ने अपनी खुद की शादी पर एक इपिथैल्मियम लिखा हुआ है। बात करेंगे प्रोथैल्मियम। तो प्रो यानी प्री, तो शादी के पहले जो सॉन्ग या पोएम लिखा जाए उसको हम क्या कहेंगे? प्रोथैल्मियम। ठीक है, याद रहेगा प्रोथैल्मियम क्या होता है? ये शादी के पहले जो सॉन्ग या पोएम लिखा जाता है उसको हम प्रोथैल्मियम, और शादी के अवसर पर जो सॉन्ग या पोएम लिखा जाता है हम उसको क्या कहते हैं? इपिथैल्मियम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नियोलॉजिज्म। नाम से ही स्पष्ट है, नियोलॉजिज्म में नए शब्दों का राइटर अपने राइटिंग में यूज करेगा, खास करके उस वर्ड का जिसको रिसेंटली क्रिएट किया गया हो या इजाद किया गया हो। तो नियोलॉजिज्म में राइटर क्या करता है? नए शब्दों का यूज करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरोनोमाजिया। पैरोनोमाजिया ये पन का सिनोनिम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे पैरोनोमाजिया बोलो चाहे पन बोलो, बोथ आर सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिनोनिम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पैरोनोमाजिया का सेकंड नेम क्या है? पन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पैरोनोमाजिया का डेफिनेशन वही होगा जो पन का। तो प्ले ऑन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? पन या पैरोनोमाजिया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूथनेसिया, एनेस्थेसिया और सिनेस्थेसिया। ये तीनों टर्म्स को ध्यान से समझना है। यूथनेसिया से तो प्रश्न पूछा जा चुका है। यूथनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, ठीक है। यूथनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें किसी व्यक्ति को विदाउट पेन क्या किया जाता है? मारा जाता है। और जो व्यक्ति मरता है वो एक्चुअली मरना भी चाहता है। क्यों? क्योंकि जो है वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, यूथनेसिया का मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग। देखो, दो ऐसे देश हैं, नीदरलैंड और बेल्जियम, जहां पे यूथनेसिया लीगल है। यानी वहां पे जो है कानूनन अधिकार दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसको मर्सी किलिंग दिया जाता है। लेकिन इंडिया में इलीगल है, ये आपको ध्यान में रखना है।
एनेस्थेसिया एक मेडिकल टर्म है। एनेस्थेसिया दे करके किसी व्यक्ति को अनकॉन्शियस किया जाता है या उसको बेहोश किया जाता है, खास करके तब जब उसका कोई मेडिकल ऑपरेशन होना होता है, तो पेशेंट को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन या ड्रग्स दिया जाता है, दवा दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको फिर कोई पेन की फीलिंग नहीं होती है। तो एनेस्थेसिया एक ये मेडिकल टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिनेस्थेसिया। ये एक रिटोरिकल डिवाइस होती है। इसमें राइटर क्या करता है, इसमें किसी एक सेंस इंप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरे सेंस इंप्रेशन को प्रकट करने वाले वर्ड का यूज करेगा। ठीक है, और ये राइटर जानबूझकर करता है कि रीडर जो है थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोच सके और अपनी समझ को फिर से क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। सिनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है लाउड ट्रेस और चिली केस। जब लाउड बोला जाता है तो हमारे माइंड में जो इमेज आता है वो क्या आता है, लाउड वॉइस का आता है। ठीक है, और जब चिली बोला जाता है तो हमारे माइंड में जो पिक्चर आता है वो आता है क्या, चिली विंटर का आता है। ठीक है, ठंड वाली विंटर। लेकिन लाउड रेस, चिली गेज, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट यूज है। लेकिन राइटर यहाँ पे अपनी राइटिंग में जानबूझकर इस तरह का इररेलेवेंट वर्ड का यूज करता है ताकि रीडर आउट ऑफ बॉक्स जाकर के इसके बारे में चिंतन कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरालिप्सिस। पैरालिप्सिस में राइटर क्या करता है, इसमें सभी का किसी चीज पर ध्यान खिंचवा भी देगा और ये बहाना करेगा कि नहीं मुझे इस पे बात नहीं करनी है। तो ध्यान रखना, पैरालिप्सिस में क्या होगा, बात कह भी दिया जाएगा और ये बहाना किया जाएगा कि नहीं मुझे इस पे बात नहीं करनी है। तो पैरालिप्सिस का एग्जांपल है, आई विल नॉट इवन मेंशन द फैक्ट दैट यू बिट्रेड अस बाय एडिंग आवर अपोनेंट्स। मैं इस फैक्ट को इवन किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरे दुश्मनों को मदद करके मुझे धोखा दिया। तो देखो, मैं कह भी दे रहा हूं जो मुझे कहना है और आगे मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा। यही होता है पैरालिप्सिस। नेक्स्ट टर्म है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज क्या होता है, ये किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को दूसरे शब्दों में फिर से लिखा जाता है। और ये क्यों लिखा जाता है, खास करके ओरिजिनल टेक्स्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए पैराफ्रेज का यूज किया जाता है। आपको याद आ रहा होगा जब भी आप स्पार्क नोट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वन साइड में विलियम शेक्सपियर के वो प्लेस, वो टेक्स्ट होते हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं, जिसमें उन्होंने इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक वर्ड का अच्छे से यूज किया है। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी के पैरेलल दूसरे साइड में पैराफ्रेज होता है जो कि इंग्लिश में लिखा रहता है। तो पैराफ्रेज का यूज ओरिजिनल टेक्स्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केनिंग्स। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार आपको सुन लेना है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन का यूज किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉग एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यूज होगा फेस लिकर। बेबी के लिए यूज होगा नॉइस मेकर। कंप्यूटर के लिए यूज होगा डाटा गिवर। समझ में आ गया केनिंग्स। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट टर्म है कार्पेडियम। सुपर इंपॉर्टेंट ये टर्म है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कार्पेडियम एक लैटिन फ्रेज है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है सीज द डे, या दूसरे शब्दों में कहें मेक द बेस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान समय का भरपूर आनंद लेना, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पेडियम। कार्पेडियम के दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एक तो एंड्रू मार्वेल का पोएम है टू क्वाई हिज मिस्ट्रेस, और दूसरा रॉबर्ट हैरिक का जो पोएम्स हैं टू हिज वर्जिन्स और टू मेक मच ऑफ टाइम। देखो, सारी टर्म्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आगे की कुछ और टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।